हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे बेटा। तो बेटा हमने अपनी 2 वीडियोस कंप्लीट करी हैं चैप्टर 5 की 9th क्लास के, जिसका नाम क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। उसमें बेटा हम अभी तक क्या पढ़ चुके, सजीव किससे बनते हैं। तो बेटा वो कोशिकाओं से बनते हैं। और कोशिका कैसी दिखती है बेटा, हमने एक क्रियाकलाप के द्वारा जाना कि कोशिका को अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके की दिखती है। तो बेटा इसके अंदर क्या क्या होता है, कोशिका के अंदर हमें ये जो गोल गोल बीच में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, केंद्रक। और ये अनेक कोशिकाओं ने मिलकर ये समूह ने क्या बनाया है, एक प्याज की झिल्ली को बनाया है। ठीक है, तो बेटा कोशिका हम देख चुके कैसी है, फिर हमने उसकी संरचना पढ़ी। और इसका आकार जो होता है बेटा, वो हर कोशिका का अलग अलग होता है, उसके कार्य पर निर्भर करता है। तो एक कोशिका जीव में तो एक ही तरह की और एक ही आकार की कोशिका होती है, वो एक ही होती है। ठीक है, और मानव शरीर में बहुत सारी अलग अलग आकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, वो उनके कार्य पर निर्भर करती है कि उसका आकार कैसा होगा। फिर उसके बाद बेटा हमने ये तो जान लिया सजीव किससे बनते हैं, कोशिकाओं से बनते हैं। और कोशिका, अब हम पढ़े कोशिका का आकार कैसा होता है और ऐसा आकार क्यों होता है। अब कोशिका किससे बनी होती है, खुद कोशिका भी किससे बनी होती है। तो बेटा उसके अंदर 3 भाग होते हैं या 3 गुण कह सकते हो आप, जो क्या क्या थे, प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जिसमें से हम बेटा प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका क्या कार्य होता है बेटा, ये एक पारगम्य की तरह काम करती है बेटा, जिसमें क्या होता है, ये गैसों का आदान प्रदान 2 प्रक्रियाओं की सहायता से, जो विसरण की प्रक्रिया होती है बेटा, उसकी सहायता से गैसों का आदान प्रदान किसके साथ करती है, पर्यावरण के साथ। ठीक है, ये मतलब कुल मिला के ये क्या करती है, विसरण विधि द्वारा कोशिका, जो प्लेज्मा झिल्ली होती है कोशिका के अंदर बेटा, अगर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड किसी की भी मात्रा अगर पर्यावरण में ज़्यादा है और कोशिका के अंदर कम है, तो वो क्या करेगी, कोशिका के अंदर भी उतनी मात्रा करेगी, उसको अंदर आने देगी गैस को, जिसकी भी मात्रा कम है। ठीक है, और अगर अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो वो क्या करेगी, उसको बाहर निकाल देगी। तो ये गैसों को आने जाने देती है, मतलब उन्हीं पदार्थों को अंदर आने जाने देती है जिसके जो उस समय पे रिक्वायर होता है। ठीक है, और दूसरा होता है प्रासरण। प्रासरण विधि द्वारा बेटा क्या होता है कि जो जल होता है, जल के अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु, उनकी गति प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा होती है। किसके अंदर, कोशिका के अंदर। अगर हम कोशिका को किसी विलयन के अंदर डाल देंगे, तनु विलयन के अंदर डाला हमने, तो क्या होएगा बेटा, अगर उस सांद्रता जो है कोशिका के अंदर ज़्यादा होगी, तो क्या होएगा बेटा, जल जो है बाहर ज़्यादा है और अंदर सांद्रता ज़्यादा है, यानी कि या फिर ऐसे कह लो, जल अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो क्या करेगा, जल अंदर, कोशिका क्या करेगी, जल को अंदर आने देगी, जिससे कोशिका फूलती जाएगी। ठीक है, तो हम उसके बारे में बेटा पढ़ चुके थे, जिसको क्या बोलते हैं, अंदर कमी होती है तो अल्प प्रासरण दाबी विलयन। और अगर बेटा अंदर और बाहर बराबर हो, तो उसमें क्या होता है, जितनी मात्रा में अंदर जाता है जल, उतनी मात्रा में बाहर आता है, तो हमें ऐसे लगता है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, और इसको क्या बोलते हैं, समपरासरी विलयन। और बेटा तीसरा केस क्या था कि अगर अंदर क्या होती है, पानी की, जल की मात्रा ज़्यादा होती है और बाहर कम, तो क्या करती है कोशिका, सिकुड़ जाती है और क्या करती है, पानी को बाहर निकाल देती है। तो इसको क्या बोलते हैं, अति प्रासरणदाबी विलयन। ठीक है, तो बेटा हम इतना पढ़ चुके थे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति में क्या होता है बेटा, पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। और बेटा हाँ, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, ये जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में, यानी कि पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है बेटा, सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट, जो हम पढ़ चुके हैं, उसी की एक प्रकार होती है। ठीक है, तो सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, संरचनात्मक दृढ़ता मतलब बेटा उनको आकार प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन प्रदान करता है पौधों को आकार, सेल्यूलोज, जो कि क्या है, एक जटिल पदार्थ है, ये जल्दी से पचता नहीं है, तो इसलिए हम हमेशा भोजन को पका कर खाते हैं। ठीक है ना, और जंतु इसको पचा लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्यूलोज को भी पचा लेते हैं। तो जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। क्या बोला बेटा इन्होंने, पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि, यानी कि कोशिका से क्या होता है बेटा, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोशिका क्या होगी, संकुचित हो जाएगी, और इसी घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं।
ठीक है। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। तो जीव द्रव्य कुंचन के अंदर बेटा क्या होता है कि कोशिका के अंदर प्रासरण विधि द्वारा जल की हानि होती है, यानी कि फिर वो सिकुड़ जाती है, और हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ इस क्रियाकलाप में एक रियो जो है, रियो के पौधे की एक पत्ती ली, ठीक है, उस पत्ती की एक छोटी सी पतली सी परत को निकाला और उसको क्या किया, पानी में रखकर स्लाइड बनाई और इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा, ठीक है, और छोटे छोटे हरे कण दिखाई दिए। इसमें क्या दिखाई दिया बेटा, छोटे छोटे हरे कण, जिनको अब क्या बोलेंगे, अब पौधे हैं, पौधों के अंदर हरे रंग का वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। हरे रंग किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल के, और वो क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो इस स्लाइड पर शक्कर और नमक का साद्र विलयन भी डालते हैं। अब बेटा इस पर क्या किया हमने, वो पानी में साफ करके निकाल ली, फिर उसको हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने नमक का या शक्कर का सांद्र विलयन डाला, ठीक है, कुछ उसमें मतलब 0.5% या 0.1% का भी कुछ भी डाल के हम पता कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हमने जो शक्कर का विलयन डाला इसमें, तो फिर उसको डालने के बाद हमने, तो बेटा अब हमने कुछ देर प्रतीक्षा करी, फिर उसके बाद हम कुछ देखते हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि हमें क्या दिखा। अब उसके बाद अगर हम पत्ती को बेटा कुछ मिनट तक जल में उबालते हैं और इसमें पत्तियों की सभी कोशिकाएं क्या होंगी, मर जाएंगी। इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मरने के बाद क्या होएगा, अगर हम उनको स्लाइड पर रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो स्लाइड पर रखी इन पत्ती पर और शक्कर या नमक का दोबारा से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही रिपीट करेंगे और फिर 1 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद फिर उसको दोबारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। तो अब क्या इसमें जीव द्रव्य कुंचन होता है, अब हमें ये देखना है कि उबालने के बाद या उबालने से पहले उनमें कुंचन होता है या नहीं। तो बेटा इस क्रियाकलाप के बाद जब तुम सूक्ष्मदर्शी से देखते हो तो यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं। और अगर हम जल में उबाल देते हैं किसी पत्ती को तो वो क्या हो जाती है बेटा, मृत हो जाती है, ठीक है। तुमने देखा होगा कई बार नीम की पत्तियों को उबालते हैं तो उनका कलर निकल जाता है ना, उनका कलर निकल जाता है तो बेटा वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, मर जाती है। तो ऐसी पत्तियों के अंदर बेटा क्या होएगा, जीव द्रव्य कुंचन नहीं होएगा। तो कोशिका भित्ति पौधों एवं कवक तथा बैक्टीरियाओं की कोशिकाओं की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। अब देखो बेटा कोशिका भित्ति होती क्या है, जैसे अब हमारे घरों में लगा लो तुम, दीवार होती है, उस पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो जो वो पतली सी परत होती है पेंट करते हैं, तो ऐसे ही लगा लो कि कोशिका के चारों तरफ भी एक क्या होती है बेटा, एक भित्ति होती है दीवार जैसी, जो क्या करती है, बहुत कठोर होती है और उसको बाहर से, और वो कठोर होती है बेटा, अगर उसमें हम अगर कोशिका अंदर बहुत ज़्यादा पानी भी ग्रहण कर ले तो भी उसमें इतनी क्षमता होती है उसको वो फटने नहीं देती, क्योंकि क्या करती है वो भी कोशिका की दीवारों पर क्या करती है, दबाव लगाती है उल्टा। जैसे पानी अंदर से कोशिका द्वारा बाहर की तरफ दबाव लगाते हैं तो कोशिका भित्ति उसको अंदर की तरफ दबाव लगाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो बिना फटे भी रख सकती है काफ़ी जल को ग्रहण करने के बाद भी, ठीक है। तो ऐसे माध्यम में कोशिका प्रासरण विधि द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है और कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकते हैं। अब ये परिवर्तनीय माध्यम का मतलब क्या कहना है बेटा, जो ये ऋतुएं बदलती रहती, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो हम सब तो बेटा सहन नहीं कर सकते इनको। तो हम क्या करते हैं, हम तो अगर गर्मी है तो क्या करेंगे, ठंड में रहने की कोशिश करेंगे, और अगर सर्दी है तो हम क्या करेंगे बेटा, काफ़ी सारे कपड़े पहनकर उसमें, तो बेटा हम काफ़ी सारे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपना बचाव कर सकें ठंड से। तो बेटा जो ये कोशिका भित्ति होती है ये एक किस्म से यही कार्य करती है जो हम बाहर से कुछ पहनकर या कुछ ग्रहण करने के बाद करते हैं। तो वो पौधे तो हर चीज़ को मतलब कि बार बार चेंज नहीं कर सकते, वो तो एक स्थान पर रहते हैं, तो वो अपने आप को पर्यावरण में रहने के लिए या उनकी जितनी भी कठिनाई उनको सहन करने के लिए कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, किसमें, पौधों में। तो जो क्या करती है बेटा, इनको आसानी से सहन करने में मदद करती है, किसको, जो भी परिवर्तन होते हैं माध्यम में, ठीक है बेटा। तो बेटा इस वीडियो में हम कोशिका भित्ति तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, केंद्रक, जो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।